हुकूमत अपनी मुआशी कारकर्दगी से खुश है, इसे मईशत की बहाली करार दे रही है और आदाद शुमार वाज़े कर रहे हैं कि मईशत में बेहतरी आ रही है। मगर यह सवाल अपनी जगह बरकरार है कि मईशत में यह बेहतरी गुज़िश्ता हुकूमतों के मुकाबले में बेहतरी है या तहरीक इंसाफ ही की हुकूमत की अपनी 2 साला कारकर्दगी के मुकाबले में बेहतरी है और असल में हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी से ही उसका तीसरा साल बेहतर है। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता दिनों 11 माह में 4000 अरब रुपए टैक्स वसूली का संग मील अबूर करने पर एफबीआर को मुबारकबाद दी और कहा कि यह तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। साथ में अपनी हुकूमत को इस बात का क्रेडिट भी दिया कि टैक्स महसूलात में यह इजाफा हुकूमती पॉलिसियों से हासिल होने वाली मुआशी बहाली की वजह से है। मगर यह सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या वाकई तारीख में पहली दफ़ा 4000 अरब रुपए का हदफ अबूर करना एक मुनफरिद और बड़ी कामयाबी है और क्या ये 4000 अरब रुपए मुल्क का टैक्स निज़ाम बेहतर करके जमा हुए हैं या इसमें मजीद बिगाड़ आया है और क्या ये 4000 अरब रुपए हुकूमत को 2 साल पहले ही जमा कर लेने चाहिए थे। इसके लिए आपको चंद साल पीछे ले जाते हैं। खुद हुकूमत के जारी करदा मुआशी सर्वे के मुताबिक 2008 में पाकिस्तान ने पहली दफ़ा 1000 अरब रुपए का टैक्स हदफ अबूर किया। फिर 3 साल के बाद 2011 में 1500 अरब रुपए का टैक्स हदफ अबूर किया। यानी पीपल्स पार्टी के पहले 3 सालों में टैक्स आमदनी में 50% का इजाफा हो चुका था और वो 1000 अरब से 1500 अरब रुपए पर पहुंच गई थी। और अपने 5 सालों में पीपल्स पार्टी ने टैक्स आमदनी 2008 में 1000 अरब रुपए से 2013 में दुगनी यानी 1946 अरब रुपए कर दी थी। यानी हर एक साल नया रिकॉर्ड बना। फिर 2014 में नून लीग की हुकूमत में पाकिस्तान ने पहली बार 2000 अरब रुपए का टैक्स हदफ अबूर कर लिया। फिर उसके 2 साल के बाद 2016 में पाकिस्तान ने 3000 अरब रुपए का टैक्स हदफ पहली दफा अबूर कर लिया। यानी नून लीग ने भी अपने पहले 3 सालों में टैक्स आमदनी में 50% का इजाफा कर दिया और 2000 अरब रुपए से 3000 अरब रुपए पर पहुंचा दिया। फिर 2018 में नून लीग की हुकूमत ने 3848 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया। यानी 5 साल में नून लीग ने पाकिस्तान की टैक्स आमदनी 1946 अरब रुपए से दुगनी कर दी। यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के दौर में हर साल टैक्स का एक नया रिकॉर्ड बना। दोनों ने अपने 5 साल में टैक्स आमदनी को दुगना कर दिया। 2008 में पहली बार 1000 अरब रुपए का संग मील अबूर हुआ। 2014 में पहली बार 2000 अरब रुपए का संग मील अबूर हुआ। 2016 में पहली बार 3000 अरब रुपए का संग मील अबूर हुआ। 2018 में टैक्स आमदनी 3845 अरब रुपए पर पहुंच चुकी थी। और फिर मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमत जाने से पहले अगले बजट का ऐलान किया और माली साल 2018-19 के लिए 4435 अरब रुपए का टैक्स टारगेट दे दिया था। यानी अब से 2 साल पहले पाकिस्तान को 4000 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा कर लेना था और ये पिछले 10 साल में हर साल टैक्स महसूलात में इजाफे को देखते हुए मुमकिन भी नजर आ रहा था। मगर फिर नून लीग इलेक्शन हार गई, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई। तहरीक इंसाफ ने सितंबर 2018 में जब अपना नया बजट दिया तो कहा कि नून लीग का बजट एक गैर हकीकी बजट है। टैक्स टारगेट को 37 अरब रुपए कम करके 4435 अरब रुपए से 4398 अरब रुपए कर दिया। साथ ही ऐलान किया कि अगर हम इकदाम नहीं करेंगे तो 7.2% का खसारा हो जाएगा जिसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इसलिए अब हम इकदाम ले रहे हैं वरना तारीख का सबसे बड़ा खसारा होगा। इस तरीके से हम चल रहे हैं, अगर आगे हम चलते रहेंगे तो ये इस साल जो 2018-19 साल जो अभी जारी साल है इसमें खसारा 7.2% या 2900 अरब तक पहुंच सकता है, जो जाहिर है किसी सूरत भी हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम इकदाम नहीं करते तो ये 2780 अरब रुपए तारीख में सबसे बड़ा खसारा होने जा रहा है। इसीलिए आज हम जो है जमा हुए हैं। 814 अरब रुपए की बजट एडजस्टमेंट्स का ऐलान किया गया और दावा किया गया कि अब खसारा 5.1% हो जाएगा वरना 7.2% होता। यानी 2800 अरब रुपए से कम करके 1900 अरब रुपए खसारा होगा। फिर हुकूमत ने दावा किया कि 183 अरब रुपए के नए रेवेन्यू इकदाम कर रहे हैं जिसमें से 92 अरब रुपए बगैर किसी टैक्स इजाफे के जमा करेंगे। 183 अरब रुपए के रेवेन्यू मेजर जो हम करने जा रहे हैं, इस 183 अरब रुपए में से आधा पैसा यानी 92 अरब रुपए किसी टैक्स के इजाफे से नहीं। तो 92 अरब रुपए एफपीआर ने ये चैलेंज कबूल किया है। मैं नए एफपीआर के चेयरमैन को कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहता हूं कि उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है। मगर फिर क्या हुआ? तहरीक इंसाफ के पहले साल में खसारा तारीखी 9.1% हुआ और यह 40 साल में सबसे बड़ा खसारा था। दावा किया गया कि अब खसारा नून लीग के बजट का 2800 अरब रुपए नहीं बल्कि 1900 अरब रुपए होगा। मगर खसारा हुआ 3500 अरब रुपए, 3500 अरब रुपए। और इसके बावजूद हुआ कि तरक्याती बजट नून लीग के आखिरी साल से 45% कम खर्च किया गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा टैक्स गुज़िश्ता साल से भी कम जमा हुआ और हुकूमत ने 4450 अरब रुपए तो दूर की बात 3828 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया। 10 साल से पाकिस्तान टैक्स इकट्ठा करने का नया रिकॉर्ड कायम कर रहा था। मगर पहली दफा ऐसा हुआ कि पिछले साल से कम
टैक्स इकट्ठा हुआ, यानी जितना नून लीग छोड़कर गई थी उतना भी टैक्स जमा नहीं हो सका। और फिर दूसरे साल कोरोना आ गया और दूसरे साल में भी टैक्स अहदाफ हासिल ना हो सके। कोरोना के बाद कम किया गया हदफ भी हासिल नहीं हो सका। 8.1% का बजट खसारा रहा और जाहिर है इसकी वजह से मुल्क पर हज़ारों अरब का नया कर्ज चढ़ गया। और सिर्फ अंदरूनी कर्जा जो जून 2018 में 16,400 अरब रुपए था, वो बढ़कर दिसंबर 2020 में 24,300 अरब रुपए पर पहुंच चुका था। और फिर अप्रैल 2021 में अंदरूनी कर्जा मजीद बढ़कर 25,345 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। बैरूनी कर्जे में इजाफा इसके अलावा है और इसे मिलाया जाए तो पाकिस्तान का टोटल कर्जा 37,000 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। 2 साल में टैक्स हदफ हासिल न करने की वजह से खसारे और कर्ज में बेपनाह इजाफा हुआ है। और अब तीसरे साल भी हुकूमत ने पहले इस साल के लिए 4,963 अरब रुपए का टैक्स टारगेट रखा, फिर IMF को इस टारगेट में कमी के लिए मनाया और टारगेट 4,700 अरब रुपए कर दिया, जो मुश्किल नजर आता है। यानी हुकूमत अपनी ही रिवाइज टारगेट पूरा नहीं कर पाएगी। हालांकि तरक्की की रफ्तार का तखमीना 3.94% अब हुकूमत दे रही है, जो कि पिछले टारगेट से ज़्यादा है। और अगर हुकूमत 4,600 अरब रुपए के पास भी जाने में कामयाब होती है तो ये इस हुकूमत के 3 सालों में टैक्स इकट्ठा करने में सिर्फ 20% का इजाफा होगा, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने पहले 3 सालों में टैक्स आमदनी में 50% का इजाफा किया था। इसके साथ साथ एक अहम बात, मईशत के साइज़ के मुकाबले में टैक्स इकट्ठा करने में कमी है। हुकूमत के अपने जारी करदा मुआशी सर्वे के मुताबिक टैक्स टू GDP 2013 में 8.7% था, जो 2018 में बढ़कर 11.1% हो गया, मगर इस साल इस हुकूमत के पहले साल में गिरकर 2019 में 10.1% हो गया और इस साल 9.5% पर आने का खदशा है। इसके साथ एक और तशवीश की बात, इस साल के 4,170 अरब रुपए के टैक्स महसूलात में डायरेक्ट टैक्स का कम होना है और इनडायरेक्ट टैक्सेस का बढ़ना है। FBR अपना इनकम टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी का टारगेट हासिल नहीं कर सकी है, मगर सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी टारगेट से ज़्यादा हासिल की है। FBR ने इनकम टैक्स की मद में टारगेट से 190 अरब रुपए कम इकट्ठा किए, मगर कस्टम ड्यूटीज़ की मद में टारगेट से 107 अरब रुपए ज़्यादा इकट्ठा किए। सेल्स टैक्स की मद में भी टारगेट से 87 अरब रुपए ज़्यादा इकट्ठा किए। और इस सब में अहम बात यह है कि टोटल सेल्स टैक्स कलेक्शन में भी 58% दरामदाद से हासिल किए गए। यानी दरामदाद में इजाफा, जिससे तिजारती खसारे में इजाफा हुआ, उससे FBR के रेवेन्यू में भी इजाफा हुआ, ना कि टैक्स रिफॉर्म्स करके टैक्स नेट बढ़ाया गया। अहम बात यह है कि पाकिस्तान की दरामदाद 2017-18 में रिकॉर्ड 61 अरब डॉलर्स पर थी और उस साल पाकिस्तान ने दरामदाद पर टोटल 1691 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया, मगर इस साल पाकिस्तान ने सिर्फ 10 महीने में 45 अरब डॉलर्स की दरामदाद पर 1726 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया है। यानी दरामदाद 16 अरब डॉलर्स कम है, मगर टैक्स 35 अरब रुपए ज़्यादा इकट्ठा किया है, जिसकी वजह रुपए की कदर का गिरना है। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी ने अपने हालिया आर्टिकल में ये दादोशुमार सामने रखे हैं, जिसके मुताबिक रुपए की कदर गिरने का भरपूर फायदा दरामदाद पर टैक्स इकट्ठा करने में हो रहा है। रुपया 2018 में 110 रुपए की सतह पर था और 61 अरब डॉलर्स की दरामदाद पर 1691 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा हो गया, मगर इस साल उनके मुताबिक 160 रुपए की औसत कीमत पर 45 अरब डॉलर्स की दरामदाद पर सिर्फ 10 माह में ज़्यादा यानी 1726 अरब रुपए का टैक्स जमा हो गया है। यानी रुपया गिरा, दरामदाद बढ़ी तो टैक्स ज़्यादा इकट्ठा हो गया। तो इसमें हुकूमती पॉलिसीज़ या FBR का क्या कमाल हुआ? दरामदाद और बढ़ेंगी तो टैक्स और बढ़ जाएगा, रुपया और गिर गया तो टैक्स और बढ़ जाएगा, मगर करंट अकाउंट खसारा भी बढ़ जाएगा। इसमें अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने अपने मैनिफेस्टो में यह वादा किया था कि हम हुकूमत में आकर टैक्स नेट बढ़ाएंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस गरीब आदमी पर महंगाई की सूरत में ज़्यादा बोझ डालते हैं और इनकम इनक्वालिटी में इजाफा करते हैं। और फिर तहरीक इंसाफ ने अपने 100 रोज़ा प्लान में भी वादा किया कि टैक्स टू GDP रेशो बहुत कम है, क्योंकि टैक्स निज़ाम की बुनियाद एक नाइंसाफ़ी पर मबनी निज़ाम पर है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस पर मबनी है। मगर अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में टैक्स टू GDP 11.1% से कम होकर 9.5% पर आ गया है और टोटल टैक्स कलेक्शन में इनडायरेक्ट टैक्सेस का किरदार जो 2018-19 में 60% पर था, वो माली साल 2019-20 के हुकूमत के अपनी जारी करदा मुआशी सर्वे के मुताबिक बढ़कर तहरीक इंसाफ के पहले साल में 62.2% से ऊपर चला गया था। और इसी मुआशी सर्वे के मुताबिक 2006 में पाकिस्तान के टोटल टैक्सेस में इनडायरेक्ट टैक्सेस का किरदार 68.5% पर था। यानी 2008 से 2018 तक न सिर्फ टैक्स आमदनी 4 गुना बढ़ गई थी, बल्कि इनडायरेक्ट टैक्सेस भी 68.5% से कम होकर 60% पर आ गए थे। फिर 2019 में तहरीक इंसाफ ने 3,828 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया, जो 2018 के नून लीग के 3,843 अरब रुपए से 15 अरब रुपए कम था। मगर उसमें अहम बात यह है कि 2018-19 के माली साल में इनडायरेक्ट टैक्सेस 2,307 अरब रुपए से बढ़कर 2,383 अरब रुपए हो गए, मगर डायरेक्ट टैक्सेस 1,536 अरब रुपए से कम होकर 1,445 अरब रुपए हो गए। यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस में 76 अरब रुपए का इजाफा हुआ, मगर डायरेक्ट टैक्सेस में 91 अरब रुपए की कमी हुई, जिसकी वजह से
टोटल टैक्स कलेक्शन 15 अरब रुपए कम हुई और इनडायरेक्ट टैक्सेस का हिस्सा बढ़कर 62.2% पर चला गया और अब 64.7% हो गया है। और डायरेक्ट टैक्सेस का किरदार 2018 में 40% था, अब कम होकर 35.3% रह गया है। हालांकि तहरीक इंसाफ ने अपने मैनिफेस्टो में और फिर 100 रोज़ा प्लान में टैक्स नेट और डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने का वादा किया था और कहा था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस गरीब आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ाते हैं, इसलिए उन्हें कम करेंगे। अब अगले साल के लिए वजीर खजाना शौकत तरीन 5,800 अरब रुपए का वादा कर रहे हैं और साथ ही ये वादा भी कर रहे हैं कि टैक्स पर टैक्स नहीं लगाएंगे बल्कि टैक्स नेट बढ़ाएंगे। हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात इस हवाले से अब भी जारी हैं और हुकूमत IMF को मनाने की कोशिश कर रही है कि बगैर नए टैक्स लगाए 5,800 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर लेंगे। फिर उससे अगले साल दावा कर रहे हैं कि 7,000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर लेंगे। क्या ये मुमकिन हो सकेगा? बात करेंगे। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बर जी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है एक बात थी कि जी टैक्स रिफॉर्म्स किए जाएंगे, आपने भी इस मामले में काफ़ी हुकूमत को गाइड किया, आप कहते थे कि जी टैक्स रिफॉर्म्स की तरफ कैसे जाना है, मगर द प्रॉब्लम है, और आपने खुद ने भी लिखा है कि 2017-18 में हमारी जो इम्पोर्ट स्टेज पर ड्यूटी कलेक्शन थी और वो 61 अरब डॉलर की इम्पोर्ट्स थी, मगर क्योंकि 110 रुपये का डॉलर था तो हमने 1691 अरब रुपये इकट्ठे किए। अभी 45 अरब रुपये की अप्रैल तक की इम्पोर्ट्स हैं, मगर 1726 हम सिर्फ इम्पोर्ट स्टेज पर कलेक्ट कर चुके हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने कलेक्ट करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये कोई हौसला अफजा बात है जिस पर खुश होना चाहिए या एक परेशान कुन बात है? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की है कि 61 अरब रुपए पे 61 अरब की जो इम्पोर्ट थी उस पर हमने 106 रुपये के बेसिस के ऊपर हमने टैक्स कलेक्ट किया था, और जो अब हमने 45 बिलियन की इम्पोर्ट पर टैक्स कलेक्ट किया है उसमें 500 अरब ज़्यादा है, मतलब इन रुपी टर्म 500 अरब ज़्यादा है। वो टैक्स कलेक्शन की इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो सिर्फ हमारी डिवैल्यूएशन का टैक्स है। अगर हमारा रुपये 106 पर रहता तो हमारी कलेक्शन 500 अरब कम हो जाती। तो मैं जो बुनियादी बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हम टैक्स के अंदर पिछले 2 साल में और उससे पहले भी कोई बुनियादी रिफॉर्म नहीं ला सके, और बल्कि हम अगर आप इसको गौर करें तो हम इसमें रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारी रिलायंस ऑन इम्पोर्ट एंड रिलायंस ऑन विद होल्डिंग बढ़ती जा रही है और इसका तमाम इफेक्ट गरीब और आम आदमी पड़ रहा है, क्योंकि वो सारा टैक्स ऑन पास ऑन हो रहा है टू ऑन द कंज्यूमर बाय इंक्रीज इन प्राइस एंड इन्फ्लेशन। ये एक बुनियादी हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मतलब अगर इस साल क्योंकि ज़रा इकोनॉमिक ग्रोथ हुकूमत 3.94% दिख रही है, मुझे ये बताएगा कि गलत क्या हुआ? क्योंकि जो 40% पे जब इनडायरेक्ट टैक्सेस थे तो हुकूमत ये कहती थी तहरीक इंसाफ के जी ये बड़ा गलत है, इसको हम बेहतर करेंगे। ये 35% पर डायरेक्ट कैसे चला गया और 65% के आसपास क्यों इनडायरेक्ट आ रहा है? कि सेल्स टैक्स ज़ाहिर इन्फ्लेशनरी होता है, उसका इम्पैक्ट गरीब आदमी पर ज़्यादा पड़ता है, इनइक्वालिटी बढ़ती है। ये क्या वजह हुई? रिफॉर्म कर नहीं पाए या इंप्लीमेंट नहीं हो रहा? हो क्या रहा है? मेरा सवाल ये है ना कि 4,100 या 4,500 जो अब होगा या 4,600 जो भी होगा 2022 में, इसको आप डायसेक्ट करें और इसको डायसेक्ट करके ये देखें इसमें कितना डायरेक्ट है और कितना इनडायरेक्ट है। इसमें एक तो स्टेट डायरेक्ट है जो इम्पोर्ट पे कलेक्ट हो रहा है, वो तकरीबन 45% है, और उसके बाद एक इनडायरेक्ट है प्रिजर्वेटिव की शक्ल में जो विदहोल्डिंग की शक्ल में हो रहा है, वो तकरीबन 15-16% और है। तो अगर हम 60% 70% करीब टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द इनडायरेक्ट टैक्सेस, अच्छा इसके अलावा जो बाकी है वो भी हम चंद 300-400 कंपनियों से ले रहे हैं, तो फिर सवाल शाहजेब ये है कि हम बाकी कर क्या रहे हैं? फिर बाकी हम इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं कि हमने ये एग्जेम्पशन ख़त्म कर दी और ये वाली बढ़ा दी और हम ये करेंगे और हम ये करने जा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि मैं जो छोड़ के आया वो इसकी वजह ये थी कि मैं इन सब चीज़ों को एक रियलिटी में देख रहा था कि हमें बातें करने से ज़्यादा कुछ रियलिटी में कुछ करना चाहिए ना जी। वैसे अगर फिर रियलिटी में कुछ क्या अब हो सकता है जब 5,800 अरब कहा जा रहा है, क्योंकि अब आपने रियल में देख ली है डायनामिक्स और मशीनरी भी देख ली है। जब हुकूमत ये कह रही है कि हम अगले साल नए टैक्स लगाए बगैर और बेस बढ़ा के 5,800 अरब पे लेके जाएंगे, ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते? देखिए, पहली बात ये कि गवर्नमेंट ले जा सकती है, मगर गवर्नमेंट को एक कन्फ्रंटेशन लेनी पड़ेगी उन लोगों के साथ जो टैक्स के सिस्टम में नहीं आना चाहते। और मुझे निहायत अफसोस से ये कहना पड़ता है कि मैंने ये सुना कि चैम्बर ने आके कहा कि वो CNIC वाली कंडीशन ख़त्म करना चाहते हैं और वो 3% टैक्स देने को तैयार है। 3% टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, दे दें आप बढ़ा दें। मैं तो कह रहा हूँ आप कुछ भी नहीं करें। मैंने इस पर आर्टिकल में लिखा है ना कि आप 25% कलेक्ट करते हैं इम्पोर्ट स्टेज पर, इसको आप 40 कर दें, कलेक्शन आपके साथ 7 साल हो जाएगी। शाहजेब, सवाल ये नहीं है कि आप कितना कलेक्ट कर रहे हैं, सवाल ये है किससे कलेक्ट कर रहे हैं, कौन दे रहा है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। देखिए, सवाल ये नहीं है, मैं अगर इसको 8,000 भी कर दूँ ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
मैं ये देखना चाहता हूं कि दे कौन रहा है, बर्दाश्त कौन कर रहा है। मतलब उसका प्लान आपको नहीं दिख रहा है। 2 साल में 7,000 रुपए बगैर कोई नए टैक्स लगाए और बेस बढ़ाकर, जिसका मतलब डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, इनडायरेक्ट को कम करना पड़ेगा, उसका कोई प्लान आपको नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है? ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में कुछ तबके टैक्स नहीं दे रहे, और मैं आपको तबकों को बता देता हूँ। एक तबका है रिटेलर का, एक होलसेलर का, और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर और बिजली है जो टैक्स नहीं दे रही। 3 लाख इंडस्ट्रियल कमर्शियल कंज्यूमर है और वो सिर्फ 40,000 70,000 रजिस्टर्ड है। इनको आपको टैक्स सिस्टम में लाना पड़ेगा। मैंने ये ख़त लिखा है इमरान साहब को, मैंने उसमें ये लिखा है कि इमरान साहब आप बिजली पे सब्सिडी दे रहे हैं, वो बंदा बिजली पे सब्सिडी भी ले रहा है और सेल टैक्स भी नहीं दे रहा। अब आप कानून ये बनाएं कि बिजली पे सब्सिडी बंद करें और सेल टैक्स, अगर वो सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं होता, बिजली सब्सिडी बंद करें। सवाल शाहजेब यहाँ होता है कि क्या कोई गवर्नमेंट ये हिम्मत कर सकती है? मगर मेरा मशवरा इमरान खान का मुख्तलिफ है। इमरान खान का वोटर कभी भी रिटेलर, होलसेलर और इंडस्ट्रियल कमर्शियल कंज्यूमर नहीं रहा और ना कभी होगा। अगर इमरान खान साहब अगला इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो उनको ये बड़ा स्टेप कर लेना चाहिए। वैसे मगर आपने, क्योंकि मुझे याद पड़ रहा है ये बात आप 1 साल पहले भी कर रहे थे जी, मगर इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। जब आप FBR में थे, आप कहते हैं आपने उस वक्त भी कोशिश की और डेटा भी मांगा पूरा का पूरा कि भाई जो रजिस्टर्ड है मुझे बता दें, जो कि बिल के पॉइंट ऑफ व्यू से रजिस्टर्ड है। तो कौन इस वक्त रजिस्ट कर रहा था और आप अभी कौन रजिस्ट कर रहा हो? जो माहौल बना हुआ है माशरे में और इस्लामाबाद में, वो माशरे में माहौल ये बना हुआ है कि जी पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम इसलिए नाकाम है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एरर है। यस, एडमिनिस्ट्रेटिव एरर है, मैं इससे इनकार नहीं करता, मगर एडमिनिस्ट्रेटिव एरर के साथ बुनियादी तौर पे पॉलिसी एरर है। पॉलिसी एरर मैंने आपके सामने आइडेंटिफाई करके रख दी है कि अगर आप 500 बिलियन का टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रेवेन्यू, डॉलर की डिवैल्यूएशन की वजह से, तो आपको नज़र आ रहा है। तो अगर मैं चेयरमैन FBR हूँ तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि इम्पोर्ट बढ़ जाए और मेरी ख्वाहिश होगी कि रुपए गिर जाए। यानी कि वज़ीर आज़म को FBR की मशीनरी के साथ बैठने की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है कि जो 4,100 अरब रुपए हुए हैं, इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने बढ़ गए हैं, डायरेक्ट कितने कम हैं, कितना इंपोर्ट स्टेज पर आया है और हमारी इंपोर्ट बढ़ने की वजह से, रुपये की डेप्रिशिएट करने की वजह से हुआ है। अगर इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया तो FBR की मशीनरी ने आगे कुछ नहीं करना है, बस यही दुआ करनी है कि और दरामदाद बढ़ जाए और करेंसी डेप्रिशिएट। मैंने इसमें यही लिखा है कि इस वक्त डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में FBR वाला है वो दुआ मांगता है कि अल्लाह ताला रुपये की वैल्यू कम हो जाए और इंपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाए, मेरी कलेक्शन बढ़ जाए। अच्छा, और आपको इस स्टेटस को के साथ 5,800 अरब रुपए मुमकिन नहीं लगता और 7,000 अरब रुपए 2 साल बाद मुमकिन नहीं? देखिए वही वाली बात है ना शाहजेब, 7,800 की मैं बात नहीं कर रहा। 7,800 मैं कर दूंगा, मैं 23 को 24-25 कर लूँ, हो जाएगा। मैं थोड़ी सी ड्यूटी बढ़ा दूंगा, मैं इंपोर्ट की विथहोल्डिंग बढ़ा दूंगा, हो जाएगा। फिर हम कहेंगे हमने 7,800 कर लिया। मगर रिफॉर्म नहीं होगा। रिफॉर्म नहीं होगी। नहीं, रिफॉर्म भी होगी। देखो रिफॉर्म का भी मतलब ये है कि क्या वो लोग जिनको टैक्स देना चाहिए वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और ये जो टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हैं ये कौन दे रहा है अल्टीमेटली? ये चीनी पे गरीब आदमी दे रहा है, ये बिजली चाय पे गरीब आदमी दे रहा है, ये मिल्क पे दूसरा गरीब आदमी दे रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी पे गरीब आदमी दे रहा है। ये दे कौन रहा है? ये जो पैसे आप रिसीव कर रहे हैं पेट्रोल पे गरीब आदमी दे रहा है, ये दे कौन रहा है? सवाल तो ये है ना। मेरा सवाल ये नहीं है इस वक्त कि पैसे कितने आ रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि ये 4,100 रुपया एक्चुअली किसने बियर किया है? क्या अमीर ने बियर किया है या गरीब ने बियर किया है? देखो शाहजेब, एक बात याद रखो, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि हुकूमत की जा सकती है कुफ्र के साथ मगर जुल्म के साथ नहीं की जा सकती। जब आप अमीर आदमी से टैक्स नहीं लेंगे और गरीब आदमी से टैक्स लेंगे तो ये जुल्म में चला जाएगा। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि टैक्सेशन का इंसिडेंस उन लोगों पर आए जिनकी आमदनी ज़्यादा है, जिनका खर्च ज़्यादा है उस पर नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साबिक चेयरमैन FBR शब अजीज़ साहब मौजूद थे, जो 4,100 अरब रुपए की के में प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आइंदा टैक्स सिस्टम बेहतर हो सके। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। दुनिया में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के संगीन असरात मुरतब हो रहे हैं और ये मामला सिर्फ मुखालफत और नफरत के बयाने इजहार तक महदूद नहीं रहा। ना सिर्फ हमले हो रहे हैं बल्कि इनमें इजाफा भी देखने में आ रहा है, यानी बयानी इजहार नहीं है, अब इनमें हमलों में इजाफा हो रहा है। लोगों को मुसलमान होने की वजह से कत्ल किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ कनाडा के सूबे ओंटारियो के शहर लंदन में 5 अफराद पर मुश्तमिल एक पाकिस्तानी निजात मुस्लिम खानदान सड़क पार करने के लिए इंतजार कर रहा था। इस खानदान में 77 और 46 साला 2 खवातीन, 40 साला एक मर्द, 15 साला एक बच्ची और 9 साल का एक बच्चा शामिल था। अचानक
नेथानियल वेल्टमैन नामी 20 साला शख्स ने इस मुस्लिम खानदान पर अपना तेज़ रफ्तार ट्रक चढ़ा दिया और मौके पर ही 77 साला खातून की मौत वाक़ हो गई, जबकि खानदान के दीगर 3 अफराद जिसमें 46 साला मर्द, 44 साला खातून और 15 साला बच्ची जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में जान की बाजी हार गए और 9 साला बच्चा अब तक बुरी हालत में है। यानी 9 साला बच्चे के अलावा खानदान के तमाम अफराद इस हमले में मारे गए और ये वाक़या एक हादसा नहीं था, बल्कि इस खानदान को सिर्फ मुसलमान दिखने की वजह से कत्ल किया गया। कैनेडियन पुलिस के मुताबिक नेथानियल वेल्टमैन नामी मुलजिम को बाद में एक मॉल की पार्किंग से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के वक्त उसने गोलियों से बचने वाली एक किस्म की बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनी हुई थी। कैनेडियन पुलिस के मुताबिक इस बात के सबूत मौजूद हैं कि मुलजिम की तरफ से किया गया ये सोचा समझा इकदाम था और इसके पीछे नफरत कार फरमा थी। मुलजिम पर फर्स्ट डिग्री कत्ल की 4 दफ़ात और इक़दाम कत्ल की 1 दफ़ा दायर कर दी गई है। ऐनी शाहिदीन ने इस वाक़े को याद करते हुए बताया कि एक काले रंग का ट्रक तेज़ी से सिग्नल तोड़ता हुआ इस खानदान की तरफ बढ़ा और बाद में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं, जिसके बाद कुछ लोग मदद करने के लिए अपनी गाड़ियों से निकले। एक ऐनी शाहिद के मुताबिक इस हमले में जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें उसने सुनी वो अब तक उसके जहन से नहीं निकल पा रही हैं। कैनेडियन शहर लंदन जहाँ ये वाक़या पेश आया उसकी आबादी 4 लाख है। इस शहर में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है। खुद इस शहर के मेयर के मुताबिक अंग्रेज़ी के बाद अरबी ज़बान इस शहर में सबसे ज़्यादा बोली जाती है और इस वाक़े को कनाडा जैसे मुल्क में इस्लामोफोबिया के तनाजुर में देखा जा रहा है। कनाडा की पुलिस चीफ ने इस हमले पर रद्दअमल देते हुए कहा कि मुतासरीन पर हमला उनके मुसलमान होने की वजह से किया गया। We believe that this was an intentional act. हमारा मानना है कि ये जानबूझकर किया गया है। हमारा मानना है कि इस वाक़े में मुल्ज़िमान को उनके अकीदे की वजह से निशाना बनाया गया। साथ ही लंदन शहर के मेयर ने इस मामले पर रद्दअमल देते हुए कहा कि मुसलमानों के खिलाफ एक मास मर्डर का इक़दाम था। Let me be clear, this was an act of mass murder. मैं ये वाज़े करता जाऊं कि ये एक कत्ले आम है मुसलमानों के खिलाफ, लंडनर्स के खिलाफ, और ऐसे नफरत अंगेज वाक़यात की शिद्दत से ये सवाल उठता है कि हम बतौर शहरी क्या हैं। ये अब हम पर है कि हम इस सवाल का जवाब तलाश करें। Through not only our words but our actions. Look, we can say this isn't who we are, and I know that to be true. Words though are not enough. सिर्फ अपने अल्फाज से ही नहीं बल्कि अपने अमल से भी साबित करें, क्योंकि मेरा मानना है कि हम ये कह सकते हैं कि ये हम नहीं हैं। अल्फाज काफ़ी नहीं, हमें अमली तौर पर अपने अल्फाज के सच होने का मुजाहरा करना होगा। इस्लामोफोबिया और इंतहाई नफरत अंगेजी के ऐसे वाक़यात के पेश नज़र शफ़क़त, मुरव्वत और इंसानियत का मुजाहरा करना चाहिए। खुद कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस वाक़े को दहशतगर्दी का अमल करार दिया। Assalamu alaikum. Lately, a lot of Canadians have been enjoying evening walks to get a bit of fresh air after long days at home during this pandemic. On Sunday in London, Ontario, that's what a grandmother, 2 parents, and 2 children went out to do. 3 generations of the Afzul family. Salman, Madia, their children Yumna and Fayaz, and their grandmother. But unlike every other night, that family never made it home. Their lives were taken in a brutal, cowardly, and brazen act of violence. This killing was no accident. This was a terrorist attack motivated by hatred in the heart of one of our communities. वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस वाक़े पर रद्दअमल देते हुए कहा कि ओंटारियो के इलाके लंदन में एक पाकिस्तानी निजात मुसलमान कैनेडियन ख़ानदान के कत्ल पर बेहद अफसरदा हूँ। दहशतगर्दी का यह वाक़या ये काबिल मज़म्मत इक़दाम मगरबी ममालिक में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया की अलामत है, जिसके तदारुक के लिए आलमी बरादरी की जानिब से कुल्ली तौर पर इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत हैं। अब कनाडा जैसा मुल्क जिसकी मजहबी और लिसानी हम आहंगी के हवाले से साख दूसरे मगरबी ममालिक के मुकाबले में बहुत बेहतर है, वहाँ भी ये वाक़यात पेश आ रहे हैं। अहम बात यह है कि जब मगरबी ममालिक में दाएं बाजू के लीडरान उरूज पर जा रहे थे, अमेरिका में ट्रंप जैसा लीडर उभर कर सामने आया, बरतानिया में बोरिस जॉनसन जैसा लीडर उभर कर सामने आया, फ्रांस और दीगर मगरबी ममालिक में दाएं बाजू मजबूत होती गई, वहाँ कनाडा में भी दाएं बाजू की आवाज़ें उठीं। लेकिन इस वक्त वहाँ जस्टिन ट्रूडो की क़यादत में एक लिबरल और प्रोग्रेसिव लीडरशिप मौजूद है। उनकी काबीना में मुख्तलिफ मज़ाहिब के अराकीन मौजूद हैं और उन्होंने मजहबी हम आहंगी की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद ये इक़दाम रुक नहीं रहे हैं। 2017 में कनाडा के क्यूबेक शहर में एक मस्जिद में अलेक्जेंडर नामी शख्स ने घुसकर फायरिंग की, जिसमें 6 लोग मारे गए, मुतादिद ज़ख्मी हुए और बाद में पता चला कि ये मुलजिम एक ख़ास किस्म के इंतहा पसंदाना ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर इस्लाम और कैनेडियन इमिग्रेशन के खिलाफ पोस्टिंग करता था। जबकि दिलचस्प बात यह है
कि ये मुलजिम फ्रांस की दाएं बाजू की लीडरशिप का हिमायती भी था। और अब फिर से एक ऐसा ही वाकया कनाडा में पेश आया है जो दुनिया में बढ़ते हुए राइट विंग नज़रियात और इस्लामोफोबिया की अक्कासी कर रहा है। इस्लामोफोबिया के हवाले से माजी में भी रिपोर्ट्स आती रही हैं और ये खबरें सामने आती रही हैं कि मगरबी ममालिक में बहुत से राइट विंग ग्रुप्स हैं जो इस्लामोफोबिया को फंड करते हैं, मार्च करते हैं, और ये ग्रुप्स इंटरनेट पर अपने हामियों की तादाद बढ़ाने के लिए नफरत अंगेजी करते हैं और लोगों को वरगलाते हैं। बरतानिया, अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक में इन ग्रुप्स के मेंबरान की मौजूदगी तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, मगर कनाडा में भी इस हवाले से अब खदशात बढ़ते जा रहे हैं। 19 जून 2020 को एक खबर शाया हुई जिसके मुताबिक तहकीक से पता चला है कि कनाडा दाएं बाजू की इंतहा पसंदी के हवाले से ऑनलाइन सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाले ममालिक में शामिल है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक डायलॉग की तहकीक के मुताबिक 6600 ऐसे चैनल्स, ग्रुप्स या अकाउंट्स देखे गए हैं जिसमें कनाडा के शहरी वाइट सुप्रेमेसी और इंतहा पसंदाना राय फैलाने में मसरूफ़ रहे। अहम बात यह है कि कनाडा में वाइट सुप्रेमेसी और इस्लामोफोबिया का उरूज ऐसे वक्त में देखा गया जब कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के दरवाजे शामी मुहाजिरीन के लिए खोले, उन्हें पनाह दी। इमिग्रेशन के लिए भी उनकी लिबरल पॉलिसी है। 2015 में शामी पनाहगज़ीन, जिन्हें कई मुस्लिम ममालिक ने भी जगह नहीं दी थी, उन्हें कनाडा ने पनाह दी, उनका इस्तकबाल किया। यानी हर तरह अपने अमल से इस्लामोफोबिया के खिलाफ पैगाम दिया। और एक साल बाद 2016 में एक शामी मुहाजिर ने कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को अपने एहसासात बताए। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने भी उसका जवाब दिया। So imagine you are leaving a war zone. तसव्वुर कीजिए कि आप जंगज़दा इलाके को छोड़ रहे हैं, आप अपना घर छोड़ रहे हैं और आपको दो अल्फाज से खुशामदीद कहा जा रहा है, वेलकम होम। तो उस वक्त मुझे जंग से पहले शाम में अपनी ज़िंदगी की, हमारी खुशियों की और जंग के हौलनाक वाक़यात की याद आ गई। Watching you and your girls walk through this airport towards me. आप और आपकी बेटियों को एयरपोर्ट पर अपनी तरफ आता देखना एक ऐसा लम्हा था जहां मुझे इन चीज़ों की समझ आई जो हम बतौर एक मुल्क कर सकते हैं, और मैं ऐसा करने में इस मुल्क की मदद कर सकता हूं। और वो मेरे लिए एक वाज़े और मजबूत पैगाम था कि मैं ये काम कर लूँगा। हुकूमती पॉलिसीज़ एक तरफ, मगर इस्लामोफोबिया और वाइट सुप्रेमेसी का फैलाव जिस तरीके से दुनिया में हो रहा है और लोग इन नज़रियात से जिस तरीके से मुतासिर हो रहे हैं, इसके लिए अब सरहदें बेमानी हो गई हैं और हर जगह ये नज़रियात फैलते जा रहे हैं और इसके असरात भी दुनिया के सामने हैं। न्यूजीलैंड जैसा मुल्क जहाँ दहशतगर्दी और नफरत अंगेज़ी का तसव्वुर नहीं था, वहाँ भी ऑस्ट्रेलिया के एक शख्स ने मस्जिद में घुसकर खुलेआम फायरिंग की जिसमें 51 लोग मारे गए और 40 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। फाशिस्ट लीडर इक़्तिदार के लिए, मफादात के लिए इंतहा पसंदाना सोच को तो परवान चढ़ाते हैं, मगर जब नज़रियात फैलने लगते हैं तो उन्हें सरहदें भी रोक नहीं पाती हैं और अफसोसनाक वाक़यात पेश आते रहते हैं। हमने इस मामले पर कनाडा की रुकन पार्लियामेंट इकरा खालिद को दावत दी है। वो हमारे साथ ब्रेक के बाद मौजूद होंगी। क्या वजह है कि कनाडा जैसे मुल्क में वाक़यात हो रहे हैं और क्या इस वक्त कनाडा में मुस्लिम कम्युनिटी में खौफ है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ कैनेडियन रुकन पार्लियामेंट इकरा खालिद मौजूद हैं। इकरा, बहुत शुक्रिया। आज बहुत एक अफसोसनाक वाक़या हुआ वहाँ पर। आप ये बताइएगा कि ज़ाहिर है जस्टिन ट्रूडो कोशिश करते हैं, लिबरल प्रोग्रेसिव पैगाम देने की भी कोशिश करते हैं, चाहे वो शामी मुहाजिरीन हो उनके हवाले से या फिर वैसे इमिग्रेशन के हवाले से मामलात हो, मगर उसके बावजूद कनाडा में ये वाक़यात होना, फिर रिपोर्ट्स आना कि कनाडा में भी इस्लामोफोबिया फैलता जा रहा है। आप तो खुद इस हवाले से आवाज़ उठाती रही हैं, कितना संगीन है इस वक्त वहाँ पर ये मामला? भाई, पहले तो I will say इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, as we mourn the loss कि ये 4 अफराद and the 9-year-old बच्चा जो कि he's dealing with critical injuries and अभी तक hospital में है। community काफ़ी shaken है and I just want to share my sympathies with everyone क्योंकि हमें यहाँ पर महसूस होता है कि it could have been anyone, ये कोई भी हो सकता था। and you know पिछले since I've been elected 2015 से अब तक मैं भी, हमारी पूरी लिबरल गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर इस मैसेज को बहुत ज़्यादा रीइंफोर्स कर रहे हैं कि हमारी जो डाइवर्सिटी है कनाडा में, हमारी जो मल्टीकल्चरलिज्म की पॉलिसीज़ हैं, कि वो कितने वाइटल हैं, कितने इम्पोर्टेंट हैं टू मेंटेन द पीस एंड द रिस्पेक्ट एंड द डिग्निटी इन अ कंट्री लाइक कनाडा। एंड जैसे कि आई एम श्योर आप भी जानते हैं, आवर प्राइम मिनिस्टर इज़ कंटिन्यूइंग to work on that and I will continue to also work on that. लेकिन इस I think
हादसे से, इस ट्रेजेडी से हमें कैसे गुजरना है, आई थिंक हमें सारे लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स की सपोर्ट भी चाहिए, हमें इंडिविजुअल कैनेडियंस की सपोर्ट भी चाहिए, एंड ऑल्सो इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी सपोर्ट चाहिए जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जब हम इस्लामोफोबिया की बात करते हैं। कोई भी मुल्क के जो बॉर्डर्स हैं वो इतने सिक्योर नहीं हैं दैट दीज काइंड ऑफ हेटफुल मैसेजेस अंदर ना आ सकें। एंड आई थिंक इस वक्त पूरी दुनिया में ये फिनोमेना चल रहा है, एंड कैनेडा इज़ नॉट इम्यून। ये जो आज हादसा हुआ इस मौके पर विद द 4 people that were killed क्योंकि वो मुसलमान थे। इन 2017 हमने देखा कि यहाँ पर क्यूबेक की एक मस्जिद में एक शूटिंग हुई, एक हादसा हुआ जहाँ पर और भी लोग का कत्ल हुआ क्योंकि वो मुसलमान थे, एंड in a place of worship. It's very, very unfortunate. So there's still a lot to do, and I will keep on doing it. I know कि in 2017 मैंने एक मोशन पेश किया था हमारे House of Commons में कि हमें as a government, हमें as a country इस्लामोफोबिया को fight करना चाहिए for the sake of our future generations. वो मोशन पास हुआ हमारे House of Commons में, उस पर काम भी किया गया. In fact, $23 million उस साल हमने allocate किया उन कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए जो कि रेसिज्म को सफ़र करते हैं, that go through Islamophobia, to provide that extra support for them. यानी आपका भी ये ख्याल है कि जो इस वक्त ज़ाहिर है दुनिया में जो इंटरनेट की आज़ादी है, मीडिया की आज़ादी है, उसके बाद अगर कनाडा की अपनी जो इस वक्त सियासी लीडरशिप है जो हुकूमत में है, जैसे ट्रूडो साहब की सूरत में, वो अगर एक लिबरल प्रोग्रेसिव पैगाम देते भी हैं तो दुनिया को पूरी को एक्टिव होना पड़ेगा इस मामले में, एक यकज़बान होकर पैगाम देना पड़ेगा, वरना बॉर्डर से आज़ाद है ये पैगाम। और वो कनाडा में भी नज़र आ रहा है कि लीडरशिप कुछ भी कहे मगर लोगों में इस्लामोफोबिया फैल रहा है, उसके असरात फैल रहे हैं। बिल्कुल, एंड आई थिंक कि ये लीडरशिप जो ममालिक की गवर्नमेंट्स की लीडरशिप है अक्रॉस द वर्ल्ड, ये बहुत ज़्यादा अहम है। हमने प्राइम मिनिस्टर जसिंडा आर्डन को देखा कि उन्होंने क्राइस्ट चर्च के मैसेकर को उन्होंने कैसे हैंडल किया। हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को देखा कि वो इस हादसे को, ये जो हेट जो फैल रहा है, इसको कैसे डील कर रहे हैं। एंड आई थिंक द मोर वी हैव अ कलेक्टिव वॉइस कि हम ऑनलाइन हेट को कैसे मैनिफेस्ट होने से रोक सके, एंड हम ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको कैसे मज़ीद सपोर्ट दे सकें ताकि वो उनकी फीलिंग्स इनसिक्योरिटी की ना हो, कि वो अपनी कम्युनिटीज़ में महफूज फील कर सकें। और क्या इस वक्त खौफ है वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी में इस वाक़े के बाद? ये काफ़ी वाक़ये हो चुके हैं since 2017 and onwards, you know, whether it was the shooting at the mosque, whether it was you know vandalism मसाजिदों में, या फिर ये आज का इंसिडेंट, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ रहा है। एंड आई थिंक कि कम्युनिटीज़ बहुत एंक्शस है, मुस्लिम कम्युनिटीज़ भी और बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ भी बहुत एंक्शस हैं कि ये नफ़रत कैसे फैल रही है और हम इसको मिल के इसको कैसे हम कर्ब कर सकते हैं, इसको कैसे हम रोक सकते हैं अपने मुल्क से आने से। कैनेडा इज़ ए ब्यूटिफुल कंट्री, इट्स अ मल्टीकल्चरल कंट्री, एंड वी रियली इंजॉय द रिस्पेक्ट जिसके साथ हम सब रहते हैं मिल बांट के, एंड वी मस्ट टेक एक्शन एज सून एज पॉसिबल ऑन दिस, कैनेडा as well as the international leadership as well. बहुत शुक्रिया इकरा खालिद की गुफ्तगू आपने सुनी। पूरी दुनिया के जो लीडरान हैं उनको अपनी ज़िम्मेदारी निभाना होगी, क्योंकि ये जो बॉर्डर्स हैं उससे ये मामला आज़ाद है और जिसके वाक़यात हमें नज़र भी आ रहे हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड में हो रहे हों या कनाडा में होते नज़र आ रहे हों। प्रोग्राम में बड़े शामिल करते हैं। जाली अकाउंट्स केसेस में आज अहम पेशरफ्त हुई। एक जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली, तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने वज़ीर आला सिंध समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी है। और इसके अलावा आज ही सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नैब रेफरेंसेस कराची मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर भी अहम समाअत हुई। पहले बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली पेशरफ्त के बारे में। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जाली अकाउंट्स केस के मुल्जिमान हुसैन लवाई, तलहा रजा और उमैर महमूद की जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। हुसैन लवाई इस केस में गुज़िश्ता 3 साल से हिरासत में है। आज ही इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में वज़ीर आला सिंध के खिलाफ नूरियाबाद पावर प्लांट के गैर कानूनी ठेकों और मनी लॉन्ड्रिंग के रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 30 जून की तारीख मुकर्रर करते हुए वज़ीर आला सिंध समेत तमाम मुल्जिमान को हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म भी दे दिया है।
जाली अकाउंट्स केस में आज तीसरी अहम पेशरफ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से सामने आई। साबिक सदर की नैब रेफरेंसेस इस्लामाबाद से कराची मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान आसिफ अली जरदारी के वकील ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक रेफरेंसेस इस्लामाबाद में दायर हुए। रेफरेंसेस दायर होने के बाद कानून के मुताबिक मुतल्लिका शहर में मुंतकिल हो सकते हैं। बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि नैब के जवाब का अभी हमने जायजा नहीं लिया, कोशिश करेंगे केस की जून में ही दोबारा समाअत हो सके। अदालत ने केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। इसके अलावा आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली अकाउंट से जुड़े एक और मुकदमे में साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह की जमानत की दरख्वास्त नैब की इस यकीन दहानी पर निपटा दी है कि नैब का साबिक वजीर आला को गिरफ्तार करने का इरादा नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।